जब कभी भी हम न्यूज़ देखते हैं या सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हैं तो हमें सुनाई देता है ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये नेशनलिस्ट है, ये कम्युनिस्ट है, ये कंजर्वेटिव है, ये लिबरल है। पर आखिरकार ये लेफ्ट और राइट होता क्या है? आप में से जो लोग नहीं जानते हैं उनको ये लगता होगा कि लेफ्ट और राइट पॉलिटिकल व्यू होते हैं। ये केवल और केवल चुनाव तक सीमित नहीं होता है। ये आपका दुनिया को देखने का एक तरीका है और ये तय करता है आपके पावर, मनी, रिलीजन, रिलेशन और इंसान को देखने के तरीके को। पर अगर आज हम दुनिया को देखते हैं तो हर जगह स्ट्रॉन्ग लीडर उभर रहे हैं और नेशनलिज्म की भावना वापस आ रही है। बॉर्डर, रिलीजन, कल्चर, आइडेंटिटी अब सब पॉलिटिक्स के केंद्र में आ गया है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हो, इटली में जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के अंदर मरीला ले पेन, जर्मनी में AFD और यूके के अंदर नाइजल फराज और अगर भारत की बात करें तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पर जो बदलाव आपको आज नजर आ रहे हैं वो बदलाव रातों रात नहीं हुए। इसकी शुरुआत 250 साल पहले हुई थी एक कहानी से जो कि आप लोगों ने अपने बचपन के अंदर अपने स्कूल में जरूर पढ़ी होगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 के अंदर जब जनता ने अपनी गवर्नमेंट उखाड़ फेंकी और उन्होंने बताया कि पावर डिवाइन नहीं होती है, उसे चैलेंज किया जा सकता है। और जब नेशनल असेंबली बनी उसी टाइम पे फ्रांस के अंदर राइट के अंदर जो लोग बैठे वो राजा और चर्च को सपोर्ट करते थे और लेफ्ट के अंदर वो लोग बैठे जो इक्वालिटी और रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे। तो यहीं से जन्म हो गया इन दो शब्दों का, लेफ्ट और राइट का। तो लेफ्ट कह रहा था सोसाइटी अनफेयर है, इसे तोड़ देना चाहिए, और राइट कह रहा था सोसाइटी फ्रेजाइल है, इसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और यहीं से शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट जो कि अगले 100 साल के अंदर दुनिया में हर जगह पहुंचने वाला था। और अब समय आता है 1850 का। इस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हुआ था और यूरोप के अंदर नई फैक्ट्रीज बन रही थी, एक वर्कर क्लास नई उभर रही थी और उस टाइम पे वर्कर्स की जो स्थिति थी वो बड़ी ब्रूटल थी। उनसे ज्यादा काम करवाया जाता था, कम पैसे दिए जाते थे और अगर बात उनके राइट्स की हो तो वो तो कुछ थे ही नहीं। और उसी समय दुनिया के सबसे फेमस फिलोसोफर कार्ल मार्क्स ने एक थ्योरी दी। उसने कहा कि हिस्ट्री जो है वो राजा रानी की कहानी नहीं है, ये एक क्लास संघर्ष की कहानी है। मतलब कि मास्टर वर्सेस स्लेव, फैक्ट्री ओनर वर्सेस वर्कर। तो फ्रांस में 1871 के अंदर होता है पेरिस कम्यून और इसके अंदर वर्कर्स पेरिस को टेम्परेरी कंट्रोल कर लेते हैं, पर उनका सप्रेशन बहुत ब्रूटल तरीके से किया जाता है। हालांकि वर्कर की इस बार हार हुई थी, पर यह उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन चुकी थी और यहीं से लेफ्ट को इकोनॉमिक स्पाइन मिली। सोशलिस्ट पार्टीज बनी, कई सारे यूनियंस बने। अब लेफ्ट इंटेलेक्चुअल टॉक से ज्यादा मास पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुका था, लेकिन असली धमाका आना भी बाकी था। और साल आता है 1917, तब सोवियत रूस की नींव पड़ चुकी थी, व्लादिमीर लेनिन आ चुके थे और दुनिया ने पहली बार देखा था लेफ्ट आइडियोलॉजी का रियल स्टेट पावर। और शुरुआत में होप थी कि लिटरेसी रेट बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, पर स्टालिन के रिजीम के अंदर अराजकता और भुखमरी ने दस्तक दी और लाखों लोग मारे गए। तो ये था लेफ्ट का एक रेडिकल एक्सपेरिमेंट, पावरफुल था पर ब्रूटल था। तो सोवियत यूनियन की सक्सेस और उसके वायलेंस से डरकर यूरोप के एलिट्स ने एक नया मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया था, फासिज्म का, जिसने जन्म दिया इटली के अंदर मुसोलिनी को, हिटलर को जर्मनी में और स्पेन में दिया फ्रैंको को। और फासिज्म का प्रॉमिस था स्ट्रॉन्ग लीडर, स्ट्रॉन्ग स्टेट और नेशन अबव एवरीथिंग। तो दुनिया ने अब तक दो एक्सट्रीम देखे थे, फार लेफ्ट ऑथोरिटेरियन कम्युनिस्ट जो स्टालिन ने दिखाया था उन्हें, और फार राइट फासिज्म। और अब एरा आता है ग्लोबलाइजेशन का। कैपिटल ग्लोबल हो रही थी, जॉब शिफ्ट हो रही थी और यूनियंस कमजोर हो रही थी। और इसी समय लेफ्ट से एक भारी चूक हो गई, उसने अपनी क्लास पॉलिटिक्स को छोड़ के आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करना चालू कर दिया। इसकी वजह से जो वर्किंग क्लास थी उसके हाथ से छिटक गई। तो यहां लेफ्ट को नुकसान तो हो ही गया था, पर इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया राइट ने। 21वीं शताब्दी की शुरुआत के अंदर वेस्ट के अंदर एक नई एंजाइटी पैदा हुई। यूएस पे एक टेररिस्ट अटैक होता है 9/11 का। उसके बाद में यूएस पहुंच जाता है मिडिल ईस्ट में बदला लेने के लिए। उसने कई सारी कंट्रीज, अफगानिस्तान, सीरिया, यहाँ पे कई सारे युद्ध लड़े। इसकी वजह से माइग्रेशंस हुए उन कंट्रीज से, और वो हुए कहाँ पे? आपको याद होगा एंजेला मार्केल जब उन्होंने 1 मिलियन रेफ्यूजीज को अपने देश में रहने की अनुमति दी थी, और ये इमिग्रेंट्स आज यूरोप का सबसे बड़ा सरदर्द बन गए हैं। तो लेफ्ट ने इमिग्रेंट्स का वेलकम तो जरूर किया, पर उन्होंने ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर कर दिया।
इमिग्रेंट्स के आने की वजह से लोकल लोगों को लगा कि उनका कल्चर खतरे में पड़ जाएगा, उनकी जॉब्स चली जाएंगी और कई सारे लोगों को अपनी थ्रेट महसूस होने लगी और यहीं से उदय हुआ कल्चरल राइट का। पर अब की बार ये केवल एलीट क्लब तक ही सीमित नहीं था, ये निचले स्तर तक पहुंचा था इस बार। तो 2016 के अंदर दुनिया ने महसूस किया कि अब गेम पलट चुका है और दुनिया के अंदर चुने गए यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट के तौर पे डोनाल्ड जे ट्रंप, जो कि एक एंटी एलिट, एंटी ग्लोबलाइजेशन और नेशनलिज्म के साथ में पावर में आए थे। इन्हीं वैल्यूज के साथ में यूरोप के अंदर जॉर्जिया मेलोनी पावर में आई और फ्रांस के अंदर मरीला ले पेन की लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली गई। और इंडिया के अंदर अगर बात करें तो कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ, बीजेपी डेवलपमेंट और नेशन फर्स्ट के मोटो के साथ में इंडिया में पावर में आ गई थी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इनके अंदर आपको एक कॉमन पैटर्न जरूर दिखेगा। इनमें 3 चीजें बिल्कुल कॉमन है। एक कैरिज्मेटिक लीडर होता है जो कहता है कि इन प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास है। दूसरा है नेशनलिज्म, जो ग्लोबलाइजेशन को रिजेक्ट करता है। और तीसरा है ट्रेडिशन, जो चेंज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये राइट की कोई परमानेंट विक्ट्री नहीं है, ये एक रिएक्शनरी फेज है। तो देखिए, इतिहास जो है वो सीधी लकीर की तरह नहीं चलता है, ये एक पेंडुलम की तरह होता है। देखिए, लेफ्ट से कल्चरल एंजाइटी इग्नोर हुई थी, इसकी वजह से उसने पावर खो दी। पर अगर अब राइट इनइक्वालिटी को, इकोनॉमिक क्राइसिस को, क्लाइमेट क्राइसिस को सॉल्व नहीं कर पाता है तो लेफ्ट पावर में फिर लौटेगा। क्योंकि देखिए, लेफ्ट और राइट एक विचार है और विचार कभी मरते नहीं है, वो वेट करते हैं अपने टाइम का। जब उनको मौका मिलता है वो अपनी जगह खुद बना लेते हैं। पर आप लोग मुझे बताइए कि आप किसकी तरफ है, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ?